हेलो गाइस, आज हम लोग फिर से क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है रियल नंबर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पहले भी इसमें से कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं और कुछ टर्म्स बाकी था। उन टर्म्स को आज हम लोग पढ़ने का ट्राई करेंगे। आज हम लोग जो टर्म्स पढ़ेंगे उसमें से पहला टर्म है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। सो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि इर्रेशनल नंबर होता है क्या चीज़ है। रेशनल नंबर का हम लोगों को डेफिनेशन पता होगा, उसी तरीके से हम लोग इर्रेशनल नंबर का भी डेफिनेशन बनाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग रेशनल नंबर का डेफिनेशन को देख चुके थे। हम लोग रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या चीज़ देखे थे? अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ नोन एज रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर का डेफिनेशन था और हम लोग रेशनल नंबर को या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के रूप में या फिर रिपीटिंग डेसिमल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे थे। मीन्स अगर वो रेशनल नंबर होगा इसका मतलब या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट होगा या फिर रिपीटिंग डेसिमल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट होगा। अगर इन दोनों में से किसी में भी अगर वो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो रेशनल नंबर है ही नहीं। वो क्या बन जाएगा? वो इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। यही इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है। अ नंबर विच कैन नाइदर be represented as a terminating decimal nor as a repeating decimal. Is known as irrational number. मीन्स ऐसा नंबर जिसको हम लोग ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के रूप में ना ही रिपीटिंग डेसिमल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। इसको हम लोग चाहें तो कुछ और मीन्स एक और इसी तरीके से हम लोग इसका डेफिनेशन बना सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ को बताएगा, लेकिन इस डेफिनेशन को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं। थस नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating decimal are known as irrational number। इसका मतलब ऐसा नंबर जो कि ना ही टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिपीटिंग होगा, उनको हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर है? यहाँ पर पढ़ चुके हैं हम लोग रेशनल नंबर। अगर कोई भी एक रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग या तो टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अगर इन दोनों में से किसी में भी अगर हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो रेशनल नंबर है ही नहीं, इसका मतलब वो एक इर्रेशनल नंबर है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स को अब हम लोग देखते हैं। जैसे कि पहला एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है 0.01 001 0001 क्वाड्रपल 01 ... ये इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को नंबर ये दिख रहा है, ये नंबर कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ये फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी है, ये रिपीट भी नहीं कर रहा। आप लोगों को लग रहा होगा यहाँ पर 0101 रिपीट कर रहा है, लेकिन नहीं, ये पीरियोडिक रिपीट नहीं है। 0 के बाद 1 आ रहा है, फिर 2 0 के बाद यहाँ पर 1 आ रहा है, फिर यहाँ पर 3 0 के बाद 1 आ रहा है, 4 0 के बाद 1 आ रहा है। तो यहाँ पर कोई भी हम लोग को पीरियोडिक रिपीट नहीं दिख रहा है, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। इसको हम लोग रिपीट नहीं बोल सकते हैं, सो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। और इस तरीके से जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है उनको हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। मीन्स ये एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से हम लोग चाहें तो खुद से और भी एग्जांपल्स को लिख सकते हैं। 0.12 112 111 क्वाड्रपल 12। सो इस तरीके से ये और डेफिनेशन हो जाए, और भी एग्जांपल्स हो जाएगा यहाँ पर। इसके और एग्जांपल्स को देखते हैं हम लोग। द स्क्वायर ऑफ अ positive number which is not a perfect square is irrational number। मीन्स ऐसा नंबर
जो कि पॉजिटिव नंबर है और वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो द स्क्वायर रूट मीन्स उसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे उस नंबर का जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और वो एक पॉजिटिव नंबर है, सो उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देकर इसको समझते हैं। रूट 2 को हम लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 2 एक पॉजिटिव नंबर है और 2 एक परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। सो रूट 2 जो यहाँ पर होगा वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। क्यों इर्रेशनल नंबर होगा? क्योंकि अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ वैल्यू आता है 1.414 समथिंग। हम लोग 1.414 तक लिखकर छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू ख़त्म नहीं होता है, ये और भी वैल्यू होता है। ये वैल्यू इन्फिनिटी तक जाता है, मीन्स ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है और ये वैल्यू रिपीट भी नहीं होता है। ये अलग अलग वैल्यू हम लोग को मिलेगा, कभी 4 मिलेगा, कभी 5 मिलेगा, कभी 6, इस तरीके से अलग अलग वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। इसका मतलब ये एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से 3 को हम लोग देख सकते हैं। 3 एक पॉजिटिव नंबर होता है और 3 किसी का भी स्क्वायर भी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट देखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3, सो इसका वैल्यू आता है 1.732 समथिंग। ये फिर से नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मीन्स ये इन्फिनिटी तक जाएगा, कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा। और ये यहाँ पर हम लोग को नज़र आ रहा है वैल्यू रिपीट भी नहीं कर रहा है, मीन्स कोई एक वैल्यू बार बार नहीं आ रहा है। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर बन जाएगा। इसका मतलब ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरीके से एक और तरीके का हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। मीन्स द क्यूब रूट of a positive number which is not a perfect cube is irrational number। मीन्स ऐसा नंबर जो कि एक पॉजिटिव नंबर है सबसे पहली बात, और वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, अगर हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे कि फिर से 2 को हम लोग देख सकते हैं। 2 एक पॉजिटिव नंबर है, 2 किसी का भी क्यूब भी नहीं होता है। सो इसका अगर हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो इसका कुछ वैल्यू आएगा और वो वैल्यू ना ही टर्मिनेटिंग होगा ना ही रिपीटिंग होगा, इसलिए ये वैल्यू क्या चीज़ हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। और उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं बाकी सारे एग्जांपल को। 3 भी एक पॉजिटिव नंबर है, इसके क्यूब रूट को अगर हम लोग करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा एंड नॉन रिपीटिंग आएगा। तो ये भी एक परफेक्ट, जैसे ये भी एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। सो इस तरीके से और भी हम लोग बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर्स को और भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि 4 है, 4 भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, इसके क्यूब रूट को लेंगे तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर आएगा। बहुत सारा नंबर है, इस तरीके से हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। पाई का वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो इसका वैल्यू आता है 3.14 समथिंग, इसका कुछ वैल्यू आता है जो कि कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, मीन्स ये ख़त्म नहीं होता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा और ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी है, मीन्स ये कभी भी रिपीट भी नहीं करेगा। इसका वैल्यू बहुत सारे साइंटिस्ट लोग पता किए हैं, मिलियंस टाइम तक पता कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक नहीं आया है। इसके वैल्यू को सब बहुत दूर दूर तक याद करने का भी कोशिश करते हैं, लेकिन ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और ये वैल्यू रिपीट भी नहीं करता। सो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी है। दूसरी तरफ अगर हम लोग 22/7 को देखेंगे, पाई का वैल्यू हम लोग चाहें तो कहीं कहीं पे 22/7 पे पुट करते हैं। तो 22/7 को देखेंगे सो ये एक रेशनल नंबर होता है। क्यों रेशनल नंबर होता है? क्योंकि ये रेशनल नंबर के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। ये P/Q के फॉर्म में है और Q मीन्स डिनोमिनेटर यहाँ पर 0 भी नहीं है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। सो पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 एक रेशनल नंबर होता है। ये हम लोगों से पूछा जाता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनको अब हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एक एक करके हम लोग सभी को समझने का कोशिश करेंगे। सो इसमें से पहला प्रॉपर्टी जो है वो है सम ऑफ 2 irrational number
need not to be an irrational number। इसका मतलब होता है अगर हम लोग कोई भी दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है वो हम लोगों को इरेशनल नंबर ही आएगा। वो रेशनल नंबर भी हो सकता है, मीन्स वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है और वो कोई और नंबर भी हो सकता है। इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, दो इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वो हम लोगों को इरेशनल नंबर ही दे। इरेशनल नंबर दे सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है ये चीज़ दूसरा नंबर भी दे सकता है। तो ये फिक्स नहीं है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम लोग समझ सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं 2 + √3 ये एक इरेशनल नंबर है। समझ में आ रहा होगा ये क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे होंगे क्यों एक इरेशनल नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनको यहाँ पर एक रियल नंबर दिख रहा होगा तो उन लोगों को लग रहा होगा ये एक इरेशनल नंबर नहीं है। लेकिन इसको सॉल्व करके हम दिखाते हैं। 2 + √3 को सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2 + 1.732 समथिंग, जो कि एक इरेशनल नंबर है ये। एंड 2 + 1 = 3, 3.732 समथिंग। तो इस तरीके से ये कभी भी रिपीट नहीं, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा और ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी रिपीट भी नहीं करेगा। सो इस तरीके से ये एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। सो 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है। दूसरी तरफ अगर हम लोग इसी तरीके से दूसरे नंबर को ले लेंगे, जैसे कि 6 - √3 ये दूसरा नंबर हम लोग ले लिए, ये दो इरेशनल नंबर है। क्लियर है। अब हम लोग इसको पता कर रहे हैं कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है इरेशनल नंबर मिले। हम लोग यहाँ पर एग्जांपल लेकर दिखा रहे हैं कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं तो दूसरा नंबर हम लोग को मिल रहा है, इसका मतलब वो ज़रूरी नहीं है इरेशनल नंबर मिल रहा है। इन दोनों नंबर को अब हम लोग जोड़ते हैं। एक सेकेंड। सो इन दोनों नंबर को अगर हम लोग जोड़ेंगे, मीन्स 2 + √3 एंड 6 - √3, इन दोनों नंबर को अगर हम लोग जोड़ेंगे, सो जोड़ कर देखते हैं। 2 + √3 + 6 - √3, इस प्लस की वजह से किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर प्लस का प्लस ही रहेगा, ये √3 का माइनस साइन था तो माइनस ही रहेगा। प्लस √3 एंड -√3 ये कैंसिल हो जाएगा। एंड 2 + 6 = 8। 8 इसको हम लोग चाहें तो 8/1 भी बोल सकते हैं, जो कि एक रेशनल नंबर होता है। 8/1 के फॉर्म में है, ये p/q के फॉर्म में है। डिनोमिनेटर 0 नहीं है, q 0 नहीं है, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है, जो कि एक रेशनल नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर नहीं है ये। सो इस तरीके से हम लोगों को पता चल रहा है कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं हम लोग तो रेशनल नंबर भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है हम लोग को इरेशनल नंबर ही मिले। क्लियर है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। इसी तरीके से हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी एन इरेशनल नंबर। उसी तरीके से ये भी प्रॉपर्टी है, मीन्स दो इरेशनल नंबर को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ज़रूरी नहीं है वो हम लोगों को इरेशनल नंबर ही मिले। एग्जांपल के थ्रू इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग को दिया गया है 2 + √3, ये एक इरेशनल नंबर है जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। और दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इस बार 6 + √3, ये दूसरा एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों का डिफरेंस हम लोग देखेंगे। डिफरेंस का मतलब होता है इन दोनों के बीच कितना दूरी है। मीन्स अगर हम लोग बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि उन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है। बड़ा नंबर क्लियर दिख रहा है हम लोगों को 6 + √3 है। 6 + √3 में से अगर हम लोग 2 + √3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 + √3, इस माइनस की वजह से इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। +2 जो वो -2 में चेंज होगा एंड प्लस √3 जो वो -√3 में चेंज होगा। सो 6 - 2 = 4 एंड प्लस √3 एंड -√3 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हम लोगों को वैल्यू मिल रहा है 4, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4/1, जो कि एक रेशनल नंबर होता है। मीन्स दो इरेशनल नंबर के डिफरेंस को अगर हम लोग देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है वो हम लोगों को इरेशनल नंबर ही मिले, वो कोई दूसरा नंबर भी मिल सकता है, जैसे कि एक रेशनल नंबर हम लोगों को यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका होता है
the product of two irrational number need not to be an irrational number। मीन्स दो इरेशनल नंबर के अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, मीन्स उन दोनों रेशनल नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रूरी नहीं है हम लोगों को इरेशनल नंबर ही मिले, दूसरा कोई और नंबर भी मिल सकता है। सारा एक ही तरीके का प्रॉपर्टी हम लोग को नज़र आ रहा है। मीन्स एक प्रॉपर्टी अगर हम लोग समझ पा रहे हैं तो दूसरे प्रॉपर्टी को भी आसानी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग पहला इरेशनल नंबर 2√3 है। क्लियर, हम लोग को समझ में आ रहा है ये एक इरेशनल नंबर है। दूसरा इरेशनल नंबर हम लोग 6√3 को मान लेते हैं। दो इरेशनल नंबर हम लोगों को मिल चुका है यहाँ पर। इन दोनों इरेशनल नंबर को अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं और चेक करेंगे कि क्या हम लोगों को हमेशा ये इरेशनल नंबर मिलेगा या फिर दूसरा नंबर भी मिल सकता है। सो 2 × 2√3 प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, मीन्स इंटू 6√3 मल्टीप्लाई करेंगे अब हम लोग। 2 × 6 ये रियल नंबर मल्टीप्लाई हो गया, एंड √3 × √3 ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 × 6 12 एंड √3 × √3 ये 3 बन जाएगा, एंड 12 3 हम लोग जानते हैं ये 36 होता है। 36 को चाहें तो हम लोग 36/1 भी लिख सकते हैं, जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। सो हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोगों को एक इरेशनल नंबर मिल जा रहा है। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा हम लोग को इरेशनल नंबर ही दे, इरेशनल नंबर या फिर बाकी कोई और नंबर भी दे सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द क्वोशेंट ऑफ टू irrational number need not to be an irrational number। मीन्स दो इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है हम लोगों को इरेशनल नंबर ही दे। प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पर अगर हम लोग उन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर हम लोगों को वो इरेशनल नंबर ही दे, दूसरा कोई और नंबर भी दे सकता है। इस बार हम लोगों को डिवाइड करना है। क्वोशेंट हम लोग को कब पता चलेगा? जब हम लोग एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से ऊपर ही का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि 6√3 एक हम लोगों को इरेशनल नंबर मिला है, एंड दूसरा ही इरेशनल नंबर है 2√3। इन दोनों नंबर को अब हम लोग डिवाइड कर चेक करते हैं। सो 6√3 डिवाइडेड बाई 2√3, इसका मतलब 6√3 को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, 2√3 को हम लोग चाहें तो नीचे लिख सकते हैं बाई के फॉर्म में। ये √3 एंड ये √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 3 6। इसका मतलब इसका आंसर आ रहा है 3, जिसको हम लोग 3/1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। इससे हम लोग को क्लियर पता चल रहा है कि दो इरेशनल नंबर के क्वोशेंट, मीन्स दो इरेशनल नंबर को अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद जो क्वोशेंट आ रहा है वो ज़रूरी नहीं है वो हम लोगों को इरेशनल नंबर ही मिले, वो हम लोगों को दूसरा कोई और नंबर भी मिल सकता है, जो कि यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है जिस तरीके से एक इरेशनल नंबर मिल रहा है। ये मीन्स इरेशनल नंबर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कोई और नंबर भी मिल सकता है हम लोगों को। क्लियर है? ये सारे 4 प्रॉपर्टी हैं, और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनको अब हम लोग आगे देखते हैं। सो फिफ्थ प्रॉपर्टी, इरेशनल नंबर का जो फिफ्थ प्रॉपर्टी होता है वो कहता है द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर नीड नॉट, नहीं यहाँ पर ये गलत हो रहा है। Sum of a rational number and an irrational number is always an irrational number। इसका मतलब होता है अगर हम लोग कोई भी एक रेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से, दोनों नंबर को, एक रेशनल नंबर को और दूसरे इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो हम लोगों को नंबर मिलेगा वो हमेशा ही एक इरेशनल नंबर होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, देख रहे थे हम लोग कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं तो हम लोगों को हमेशा एक इरेशनल नंबर मिल रहा है।
मीन्स अगर दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है तो ज़रूरी नहीं हम लोगों को एक इरेशनल नंबर ही मिले, लेकिन उसमें से सिर्फ अगर एक ही इरेशनल नंबर होगा तो इसका मतलब फिक्स है कि जो आंसर आएगा हम लोगों को वो इरेशनल नंबर ही मिलेगा। दो में फिक्स नहीं होता है, दो अगर इरेशनल नंबर होगा तो ज़रूरी नहीं है इरेशनल नंबर मिले, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही अगर इरेशनल नंबर होगा तो ये फिक्स है कि जो हम लोगों को आंसर आएगा वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होगा, ये फिक्स होना चाहिए। दो इरेशनल नंबर फिर से इसको समझा रहे हैं। अगर हम लोगों को दो इरेशनल नंबर दिया गया है, दोनों इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हम लोगों को ज़रूरी नहीं है वो इरेशनल नंबर ही मिले, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही इरेशनल नंबर है और दूसरा एक रेशनल नंबर है। इन दोनों नंबर को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये फिक्स है कि हम लोगों को एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि एक नंबर हम लोगों को दिया गया है 2 एंड दूसरा नंबर हम लोगों को दिया गया है 6 + √3। ये एक रेशनल नंबर है, जैसा कि हम लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है। 2/1 भी इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। तो 2/1 मीन्स p/q के फॉर्म में है, यहाँ पर q 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, सो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा एंड ये एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों नंबर को अब हम लोग जोड़ते हैं। सो 2 + 6 + √3, इसका मतलब 2 + 6 + √3, इसका मतलब 2 + 6 = 8, 8 + √3 जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि एक रेशनल नंबर और दूसरे इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा हम लोगों को एक रेशनल नंबर होगा। ज़रूरी नहीं है हम लोग यही एग्जांपल लें, आप लोग कोई भी एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। एक रेशनल नंबर उसमें होना चाहिए, दूसरा इरेशनल नंबर होना चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा हम लोगों को एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम लोग देखते हैं। इसी तरीके से बाकी सारा प्रॉपर्टी भी आप लोग समझ रहे होंगे किस तरीके से बनेगा। द डिफरेंस ऑफ a rational number and an irrational number is always an irrational number। मीन्स एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर है, इन दोनों के डिफरेंस को अगर हम लोग देखेंगे तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही देगा। जैसे कि हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसी एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक हम लोगों के पास हम लोग नंबर है 6 + √3 एंड दूसरा एक रेशनल नंबर है 2। ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। इन दोनों के डिफरेंस को अगर हम लोग देखेंगे, डिफरेंस देखते हैं 6 + √3 एंड -2। डिफरेंस अगर हम लोग को निकालना है तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बड़ा नंबर 6 + √3 है, इसमें से हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखते हैं सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा। सो +2 -2 में चेंज होगा ये। 6 - 2 = 4, 4 + √3 जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। मीन्स एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर है, इन दोनों के डिफरेंस को देखेंगे सो हमेशा हम लोगों को एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी तरीके से हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें है द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर is always an irrational number। मीन्स एक रेशनल नंबर है और दूसरा अगर हम लोगों को इरेशनल नंबर दिया गया है, इन दोनों नंबर को जब हम लोग प्रोडक्ट करेंगे मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे सो वो हमेशा हम लोगों को एक इरेशनल नंबर ही देगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसको। एक नंबर हम लोगों को दिया गया है 3 जो कि एक रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं है ये, तो ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। एंड दूसरा नंबर अगर हम लोगों को दिया गया है 5√3। इन दोनों नंबर को, ये क्लियर हम लोग को नज़र आ रहा है एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों नंबर को अब हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं इन दोनों का। सो 3 × 5√3, इसका मतलब 3 × 5 × √3, 3 × 5 = 15 × √3 मीन्स 15√3 जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। सो इस एग्जांपल से हम लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर हम लोग एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर लेते हैं तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा हम लोगों को एक इरेशनल नंबर ही देगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं।
नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी इसका जो है वो बोलता है द क्वोशेंट ऑफ रेशनल नंबर and an irrational number is always an irrational number so इसका मतलब होता है अगर हम लोगों के पास एक इरेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है, इन दोनों को जब हम लोग एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे सो जो हम लोगों को क्वोशेंट आएगा वो हमेशा हम लोगों का एक इरेशनल नंबर होगा। इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। उसी एग्जांपल को लेते हैं जो हम लोग पहले एग्जांपल लिए थे। जैसे कि हम लोगों को एक नंबर दिया गया है 3 एंड दूसरा नंबर हम लोगों को दिया गया है 5√3। इन दोनों नंबर को हम लोगों को डिवाइड करना है। डिवाइड करते हुए हम लोग किसी भी नंबर को पहले लिख सकते हैं हम लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 3 डिवाइडेड बाई 5√3, इसका मतलब ये हो जाएगा 3/5√3। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 5 इंटू √3। √3 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आएगा √3/5, जो कि एक इरेशनल नंबर है। क्योंकि √3 एक इरेशनल नंबर है सो √3/5 भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। सो ये एक इरेशनल नंबर है। इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि अगर हम लोगों को एक इरेशनल नंबर दिया गया है और दूसरा एक रेशनल नंबर है, इन दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो हम लोगों को इरेशनल नंबर आएगा। इसको हम लोग उल्टा करके भी इस तरीके से लिख सकते हैं। मीन्स 5√3 हम लोग पहले लिख सकते हैं एंड 3 को बाद में लिख सकते हैं। सो 5√3/3 हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक इरेशनल नंबर है। समझ में आ रहा है? सो हमेशा हम लोगों को एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा जब हम लोग एक रेशनल नंबर को और दूसरे इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे एक दूसरे से, और जो क्वोशेंट आएगा वो हमेशा हम लोगों को इरेशनल नंबर ही मिलेगा। यहाँ तक ये प्रॉपर्टी था। प्रॉपर्टी के बाद अब हम लोगों को पढ़ना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मीन्स इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सारे चीज़ों को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। टॉपिक का नाम हम लोग लिख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम लोग किस तरीके से इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं को इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को स्केल एंड यहाँ पर कंपास, पेंसिल, ये सारे का यूज़ होगा। तो आप लोगों के पास अगर अभी तक नहीं है ये सारे चीज़ तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ों को ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसको क्वेश्चन के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है रिप्रेजेंट √3 एंड √2 ऑन नंबर लाइन। मीन्स √2 एंड √3 को हम लोगों को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। 2 एंड 3 को तो हम लोग रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं कि किस तरीके से 2 एंड 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम भी आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है सो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इस साइड को परपेंडिकुलर, एंड ये जो बड़ा वाला साइड होता है इस जो कि 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है इसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस का जो लेंथ होगा इसको अगर हम लोग पुट करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, बेस का जो लेंथ होगा उसको अगर हम लोग पुट करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा पुट करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो इस तरीके से एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हम लोगों को मिलेगा। इसी को यूज़ करके हम लोग यहाँ पर सारे चीज़ों को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। सो
√2 को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लीजिए अगर हम लोग बेस को 1 यूनिट मानते हैं, ये आप लोगों को खुद से समझना होगा कि कितना यूनिट आप लोगों को मानना है ताकि आप लोगों को हाइपोटेनियस इतना मिले। बेस कितना मानेंगे आप, परपेंडिकुलर कितना मानेंगे, ताकि हाइपोटेनियस आप लोगों को जिसको रिप्रेजेंट करना उतना वो बन जाए। सो बेस को अगर आप लोग 1 यूनिट मान लेते हैं एंड परपेंडिकुलर को भी अगर आप लोग 1 यूनिट मान लेते हैं, देन इससे हम लोग हाइपोटेनियस पता करने की कोशिश करते हैं कि हाइपोटेनियस कितना होगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर आता है तो ये रूट में चेंज होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होल रूट। बेस के जगह पर 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के जगह पर 1 स्क्वायर का रूट। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 होल रूट मीन्स 1 + 1 इज इक्वल टू 2 √2। मीन्स आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, अगर बेस को आप 1 यूनिट मानेंगे एंड परपेंडिकुलर को भी अगर आप लोग 1 यूनिट मानेंगे, देन आप लोगों को जो हाइपोटेनियस मिलेगा वो आप लोगों ये √2 यूनिट वो रिप्रेजेंट करेगा। सो इस तरीके से आप लोगों को √2 यूनिट मिल पा रहा है एंड इसी हाइपोटेनियस की मदद से हम लोग इस √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को थोड़ी बड़ी जगह चाहिए होगी, तो हम लोग पीछे देखते हैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सो चलिए आइए अब हम लोग √2 यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पर पेन से ही बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर समझ में आए। यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी जगह लीजिएगा क्योंकि हम लोग एक ही फिगर में √2 एंड √3 यूनिट को दोनों को एक ही साथ रिप्रेजेंट करेंगे। √2 यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बेस 1 यूनिट का बनाना पड़ेगा। 1 यूनिट आप लोग किसी को भी मान सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर 1 यूनिट 5 सेंटीमीटर को मानने जा रहे हैं। 1 यूनिट मीन्स ये लेंथ कोई भी फिक्स नहीं है, इस लेंथ को आप लोग कितना भी मान सकते हैं। सो 1 यूनिट हम 5 सेंटीमीटर को मान रहे हैं, आप लोग कितना भी मान सकते हैं इसको। ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये 5 सेंटीमीटर का लेंथ है, ये नंबर लाइन है, इसलिए इसको हम लोग चाहें तो और भी बड़ा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये पॉइंट हम लोगों को नज़र आ रहा है, ये दूसरा पॉइंट हम लोगों को नज़र आ रहा है, ये 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद रिप्रेजेंट करने के बाद अब हम लोगों को परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का बनाना है। परपेंडिकुलर बनाने के लिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर हम लोग जानते हैं हमेशा वो 90 डिग्री पे होता है। बेस और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, जिसको हम लोग कंपास की मदद से यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो 90 डिग्री का एंगल आप लोगों को बनाना आता होगा, अगर नहीं आता है तो सीख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर हम लोगों को एक हाफ सर्किल बनाना है कंपास की मदद से, और इस कंपास को बिना कुछ छेड़छाड़ किए हुए, जहाँ पर ये बाउंड्री और ये स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है, इस पॉइंट पे रखते हुए हम लोगों को एक आर्क फिर से इस बाउंड्री पे कट करवाना है। इस पॉइंट पे अब हम लोग रखते हैं, इस बाउंड्री को फिर से हम लोग कट करवाते हैं, तो इस तरीके से ये यहाँ पे कट कराएगा। ये जो पॉइंट है हम लोगों को 60 डिग्री का एंगल दे रहा है, और ये जो पॉइंट है हम लोगों को 120 डिग्री का एंगल दे रहा है। इन दोनों के बीच में ही कहीं पर 90 डिग्री है। अब आप लोग चाहें तो कंपास को थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया यहाँ पर, और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ किया। इस पॉइंट पर रखते हुए मैंने एक और आर्क ड्रॉ किया है। ये दोनों आर्क जहाँ पर कट कर रहा है वो पॉइंट हम लोगों को 90 डिग्री का एंगल प्रोवाइड कराएगा। इन दोनों पॉइंट को अगर हम लोग मिला देंगे से इस तरीके से हम लोगों को 90 डिग्री का एक ये परपेंडिकुलर हम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन इस परपेंडिकुलर का अभी भी लेंथ फिक्स नहीं है। ये परपेंडिकुलर तो हम लोग को मिल चुका है, लेकिन परपेंडिकुलर का लेंथ हम लोगों को कितना चाहिए, 1 यूनिट का चाहिए। सो 1 यूनिट परपेंडिकुलर हम लोगों को नहीं मिला है। 1 यूनिट परपेंडिकुलर ये अगर हम लोग को चाहिए, सो कंपास की मदद से सबसे पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर इस तरीके से हम लोग माप लेंगे, स्केल और कंपास की मदद से। जैसे कि मैं माप रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर का है। आप लोग क्लियर देख सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर को इस तरीके से रखते हुए हम लोगों को स्केल से मापना है। ये 5 सेंटीमीटर का लेंथ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये 5 सेंटीमीटर का लेंथ है। इस पॉइंट पे रखते हुए हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक लेंथ कट करेंगे। सो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट का डिस्टेंस है, और ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये 90 डिग्री पे है। सो हम लोगों को बेस भी मिल चुका है 1 यूनिट का, एंड परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का मिल चुका है। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर हम लोग मिला देंगे तो ये हाइपोटेनियस बन जाएगा।
एक ट्राइंगल बनेगा जो कि 90 डिग्री का है, जिसमें ये जो साइड है ये हाइपोटेनियस बन जाएगा। और ये हाइपोटेनियस कितने का बनेगा, आप लोग पढ़ चुके हैं कि बेस को अगर हम लोग 1 यूनिट मानते हैं एंड परपेंडिकुलर को अगर हम लोग 1 यूनिट मानते हैं, देन हाइपोटेनियस जो होता है वो √2 यूनिट का होता है। सो ये √2 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा इसका मतलब। सो ये √2 यूनिट अब हम लोगों को मिल चुका है। इसको अब हम लोगों को नंबर लाइन में, ये हम लोगों को नंबर लाइन नज़र आ रहा है, इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए इस √2 यूनिट को एक रेडियस मानते हुए हम लोगों को एक आर्क ड्रॉ करना है, जो कि इस नंबर लाइन को इस तरीके से कट करेगा, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। इस नंबर लाइन को इस पॉइंट पे ये कट करेगा और इस तरीके से ये जो लेंथ है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, वो हम लोगों को √2 यूनिट का लेंथ होगा। और इसी √2 यूनिट का लेंथ हम लोगों को चाहिए था। ये 0 है, ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है, एंड ये जो डिस्टेंस है ये √2 यूनिट का है। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं पर √2 यूनिट होगा, ये 2 यूनिट होगा ये। सो 1 और 2 के बीच में हम लोगों को √2 यूनिट मिल रहा है। इसी तरीके से अब हम लोग चाहें तो √3 यूनिट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √3 यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसी पेज में अब हम लोग देख लेते हैं। जिस तरीके से ऊपर में हम लोग देखे थे, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोग भी थोड़ा सा जगह वहाँ पर छोड़कर इसको बनाइएगा, ताकि एक ही जगह पर एक ही फिगर में आप लोग बना रहे हैं तो ये भी एक ही जगह पर बने और हम लोगों को आसानी तरीके से समझ में आए। इस बार अगर आप लोग बेस को √2 यूनिट मानेंगे एंड परपेंडिकुलर को अगर 1 यूनिट मानेंगे, देन इसका हाइपोटेनियस हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं। ये आप लोग को फिर से खुद से सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ माने। क्लियर है कि 2 में अगर हम लोग 1 जोड़ते हैं तो 3 बन जाता है। मीन्स एक को हम लोग को रूट में लेना है और दूसरे को हम लोग पॉजिटिव में ले सकते हैं। सो ये स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद रूट लेंगे तो ये √3 यूनिट देगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। बेस को अगर हम लोग √2 यूनिट मान रहे हैं, परपेंडिकुलर को अगर 1 यूनिट मान रहे हैं, देन अगर हम लोग देखेंगे हाइपोटेनियस निकालेंगे यहाँ पर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका मतलब बेस स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब √2 का होल स्क्वायर मीन्स 2 एंड 1 का होल स्क्वायर मीन्स 1। और ये हाइपोटेनियस होल स्क्वायर का वैल्यू आया है। ये स्क्वायर जब इधर साइड आएगा सो ये रूट में चेंज हो जाएगा। ये वैल्यू हम लोगों को 3 मिल चुका है, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। एंड ये स्क्वायर अगर जब इधर साइड आएगा सो ये रूट में चेंज हो जाएगा, मीन्स √3 यूनिट को ये रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये बताता है हम लोगों को कि अगर हम लोग बेस को √2 यूनिट मानेंगे एंड परपेंडिकुलर को 1 यूनिट मानेंगे, देन वो राइट एंगल जो बनेगा उसमें जो हाइपोटेनियस होगा वो हम लोगों को √3 यूनिट देगा। इस तरीके से √3 यूनिट हम लोग बना सकते हैं। इसी फिगर में अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग √3 यूनिट को बनाएंगे। जैसा कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक √2 यूनिट हम लोग को नज़र आ रहा है। इसी को अगर हम लोग बेस मान लें एंड यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना लें जो कि 1 यूनिट का होगा, देन ये जो हाइपोटेनियस बनेगा वो √3 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। और उसको हम लोग नंबर लाइन में इस तरीके से रिप्रेजेंट भी करा सकते हैं। सो इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। फिर से यहाँ पर बेस हम लोग को बना हुआ है। परपेंडिकुलर बनाने के लिए 90 डिग्री का एंगल चाहिए होगा, जो कि आप लोगों को बार बार इसी चीज़ को सिर्फ बनाना होगा। सो आइए अब हम लोग बनाते हैं 90 डिग्री। अब आप लोगों को बनाना आ गया होगा। इस तरीके से हम लोग इस पॉइंट पे रखते हुए एक सेमी सर्कल बनाएंगे एंड इस बाउंड्री पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क हम लोग कट कराएँ बाउंड्री से। और इसी पॉइंट पे हम लोग चाहें तो इसी पॉइंट पे रखते हुए एक और आर्क बना सकते हैं, ये भी हम लोगों को 120 डिग्री शो करेगा। एंड इस पॉइंट पे रखते हुए जब हम लोग एक और आर्क, इन्हीं दोनों के बीच में 60 डिग्री एंड 120 के बीच में कहीं ना कहीं 90 डिग्री का एंगल है। सो इस पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क हम लोग बनाएंगे और इस पॉइंट पे रखते हुए कंपास को बिना चेंज किए हम लोग दूसरा आर्क बनाएंगे। ये जो पॉइंट हम लोगों को मिलेगा ये 90 डिग्री का एंगल शो करेगा। सो ये 90 डिग्री का एंगल हम लोग इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर बना सकते हैं। सो आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पर। अब हम लोगों को 90 डिग्री का परपेंडिकुलर मिल चुका है, लेकिन इस परपेंडिकुलर का फिर से लेंथ तो फिक्स नहीं है। लेंथ हम लोगों को 1 यूनिट चाहिए। 1 यूनिट हम लोग 5 सेंटीमीटर को माने हैं। सो 5 सेंटीमीटर फिर से हम लोग स्केल से माप कर इसको बना सकते हैं। सो मैंने जिस तरीके से, आप लोग भी देख सकते हैं,
मैंने जिस तरीके से यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का लेंथ यहाँ पर मापा है, आप लोग भी इसी तरीके से इसको माप सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है, ये 5 सेंटीमीटर का लेंथ है। इस पॉइंट पे रखते हुए अब हम लोग इसको कट करवाएंगे। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं कट करेगा, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं ये कट करेगा। ये हम लोगों को परपेंडिकुलर अब 1 यूनिट का मिल चुका है, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब बेस √2 यूनिट परपेंडिकुलर 1 यूनिट, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। सो ये हम लोगों को हाइपोटेनियस देगा। ये हाइपोटेनियस भी अब हम लोगों को मिल चुका है और ये हाइपोटेनियस √3 यूनिट को शो करेगा। सो ये √3 यूनिट हो चुका है, √3 यूनिट को ये शो कर रहा है। देख चुके थे हम लोग, बेस को अगर √2 यूनिट मानते हैं, परपेंडिकुलर को 1 यूनिट मानते हैं, देन जो हाइपोटेनियस होता है वो √3 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोगों को √3 यूनिट को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो फिर से एक आर्क बनाते हुए हम लोग इस तरीके से नंबर लाइन को कट करवाएंगे और जहाँ पर ये कट करेगा वही √3 यूनिट को शो करेगा। सो इस √3 यूनिट को रेडियस मानेंगे अब हम लोग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको रेडियस मान लिया है और इसको रेडियस मानते हुए एक आर्क मैंने बना दिया जो कि नंबर लाइन को यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट हम लोगों को मिलेगा ये √3 यूनिट को शो करेगा। सो ये जो पॉइंट है ये √3 यूनिट को शो कर रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो √3 यूनिट को शो करेगा। तो इस तरीके से आप लोग √3 यूनिट को भी दिखा सकते हैं आसानी तरीके से। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। अब हम लोग देखते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, रिप्रेजेंट √5, √6 एंड √7 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में इन सारे नंबर्स को, इन सारे इरेशनल नंबर को हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। सो हम लोग किस तरीके से इन सारे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, आइए अब हम लोग देखते हैं इन सारे नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है हम लोगों को। सो फिर इसी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से √5, √6, √7 को ये पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हम लोग शो कर सकते हैं। सो बेस को अगर आप लोग 2 यूनिट मान लेंगे एंड परपेंडिकुलर को अगर आप लोग 1 यूनिट मान लेंगे, देन हाइपोटेनियस निकालने का कोशिश करते हैं हम लोग। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स √4 प्लस 1 मीन्स √5 मीन्स ये √5 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा अगर हम लोग बेस 2 यूनिट एंड परपेंडिकुलर 1 यूनिट को मानते हैं। तो यहाँ पर इस जगह को आप लोग छोड़ दीजिएगा क्योंकि हम लोगों को √6 एंड √7 को भी रिप्रेजेंट करना है। सो हम लोग इसी स्पेस को यूज़ करके, यहाँ पर ऐसे भी फिगर नहीं बन सकता है, सो हम लोग दूसरे पेज में हम लोग बनाते हैं उसको। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोगों को इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सो इस बार जो हम 1 यूनिट लेंथ मान रहे हैं वो 2 सेंटीमीटर को ये 3 सेंटीमीटर को मान लेते हैं। ज़्यादा बड़ा रहेगा तो ज़्यादा क्लियर होगा वो, तो 3 सेंटीमीटर को अब हम लोग लेंथ मान सकते हैं। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर का, वो 1 यूनिट का डिस्टेंस है एंड ये नंबर लाइन है, तो इसको हम लोग चाहें तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं। सो ये नंबर लाइन मैंने और भी आगे बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले ये हम लोगों को 1 यूनिट का क्या डिस्टेंस चाहिए था, नहीं, बेस तो हम लोगों को 2 यूनिट का चाहिए था ना। तो 2 यूनिट का मतलब 3 + 3 मीन 6 सेंटीमीटर का बेस हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो 6 सेंटीमीटर का हम लोग बेस बनाएंगे अगर हम लोग 3 सेंटीमीटर 1 यूनिट को माने। यहाँ पर कहीं पर आप लोग बगल में देख भी सकते हैं 3 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट आप लोगों ने माना है। यहाँ पर क्लियर है, इसका मतलब 2 यूनिट चाहिए तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन 6 सेंटीमीटर। सो ये बेस हम लोगों को 2 यूनिट का बेस हम लोग बना लिए हम लोगों ने।
इसके बाद 2 यूनिट का बेस बनाने के बाद अब हम लोगों को परपेंडिकुलर भी बनाना पड़ेगा यहाँ पर 1 यूनिट का, और उसका जो हाइपोटेनस बनाएंगे वो √5 यूनिट हम लोगों को देगा। सो फिर से परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम लोगों को 90 डिग्री बनाना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि आप लोग जानते हैं किस तरीके से 90 डिग्री बनेगा। एक हम लोग सेमी सर्कल कंपास की मदद से बनाएंगे। सबसे पहले सेमी सर्कल बनाने के बाद इस बाउंड्री पॉइंट पर रखते हुए एक आर्क मैंने बनाया, और इस बाउंड्री पॉइंट पर रखते हुए मैंने दूसरा आर्क बनाया। इन दोनों के बीच में 60 एंड 120 के बीच में कहीं ना कहीं 90 डिग्री का एंगल छुपा हुआ है। इसी को हम लोग को पता करना है। सो एक पॉइंट पे हम लोग एक आर्क बनाए, एक पॉइंट से रखते हुए दूसरे पॉइंट पे रखते हुए हम लोग दूसरा आर्क बनाए। ये दोनों आर्क जहाँ पे कट कर रहा है, सो ये हम लोगों को 90 डिग्री का पॉइंट देगा, मीन्स 90 डिग्री का एंगल देगा। इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। सो इस तरीके से हम लोगों को 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर मिल चुका है। इस परपेंडिकुलर का लेंथ अभी भी फिक्स नहीं है। 1 यूनिट का लेंथ हम लोग अगर चाहिए तो 1 यूनिट का लेंथ चाहिए तो स्केल में हम लोग 1 यूनिट को माप लेंगे। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं 1 यूनिट मैंने किस तरीके से मापा है, ये आप लोग देख सकते हैं 1 यूनिट का लेंथ है। और इस पॉइंट पे रखते हुए हम लोग एक आर्क बनाएंगे जो कि 1 यूनिट को कट करेगा, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर कट करेगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 1 यूनिट का डिस्टेंस है। अब हम लोग इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे, इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को अगर हम लोग मिला लेंगे तो ये हम लोगों को √5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा। ये हाइपोटेनियस बन जाएगा और ये हाइपोटेनियस जो वो √5 यूनिट को शो करेगा, जैसा कि आप लोग पाइथागोरस थ्योरम में देख चुके थे। सो ये √5 यूनिट हम लोगों को मिल चुका है। इसको हम लोग चाहें तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को √5 यूनिट को रेडियस मानते हुए एक आर्क बनाना पड़ेगा। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं √5 यूनिट को मैंने रेडियस मान लिया और रेडियस मानते हुए मैंने एक आर्क भी बना दिया है। सो ये जो पॉइंट हम लोगों को दिख रहा है ये √5 यूनिट को शो करेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो √5 यूनिट का डिस्टेंस है। तो ये √5 यूनिट को शो कर रहा है। इसी तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ये √6 यूनिट, √7 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। सो √6 यूनिट को बनाने के लिए फिर से हम लोगों को बेस को इस बार √5 यूनिट मानना पड़ेगा एंड परपेंडिकुलर को 1 यूनिट मानना पड़ेगा। ये थोड़ा नीचे बनाइए आप लोग, क्योंकि यहाँ पर और भी जगह हम लोग को चाहिए बाकी सारे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो बेस को अगर हम लोग √5 यूनिट मान लेते हैं एंड परपेंडिकुलर को अगर हम लोग 1 यूनिट मान लेते हैं, देन हाइपोटेनियस इसका हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट मीन्स √5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट मीन्स 5 प्लस 1 का होल रूट मीन्स ये √6 यूनिट को शो करेगा। मीन्स बेस को अगर हम लोग √5 यूनिट लेंगे एंड परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लेंगे, देन जो उसका हाइपोटेनियस आएगा वो हम लोगों को √6 यूनिट देगा। इसी तरीके से हम लोग इसी फिगर में देखेंगे किस तरीके से √6 यूनिट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है √5 यूनिट हम लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है, तो इसी को हम लोग बेस मान लेंगे एंड यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच के अगर हम लोग 1 यूनिट का परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, देन ये जो हाइपोटेनियस बनेगा वो √6 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। सो परपेंडिकुलर हम लोगों को बनाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बनाने आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर कंपास की मदद से एक सेमी सर्कल हम लोग बनाएंगे सबसे पहले। सो ये एक सेमी सर्कल मैंने बना लिया है। इस बाउंड्री पॉइंट पर रखते हुए एक आर्क मैंने बाउंड्री से कट कराया और इसी पॉइंट पर रखते हुए मैंने दूसरा आर्क इस तरीके से कट कराया। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं 90 डिग्री का एंगल है। सो 90 डिग्री का एंगल है। सो इससे मैंने कंपास को अब चेंज कर सकते हैं हम लोग। सो इस एक आर्क मैंने कट कराया इस पॉइंट पे रखते हुए एंड दूसरे पॉइंट पे रखते हुए मैंने दूसरा आर्क बनाया, और ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो 90 डिग्री देगा। सो ये 90 डिग्री आप लोगों को मिल चुका है। इन दोनों पॉइंट को अब हम लोग चाहें तो मिला सकते हैं। इन दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया।
दोस्तों ये हम लोगों को परपेंडिकुलर बन चुका है, लेकिन परपेंडिकुलर 1 यूनिट का ही होना चाहिए। सो 1 यूनिट हम लोग फिर से 3 सेंटीमीटर को माने थे। 3 सेंटीमीटर के लेंथ को हम लोग लेंगे यहाँ पर। सो ये क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, 3 सेंटीमीटर का ये लेंथ है। एग्जैक्ट ये 3 सेंटीमीटर का लेंथ है, आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। इस 3 सेंटीमीटर के लेंथ को हम लोग कट करा लेंगे, जो कि यही पॉइंट हम लोगों को बाई चांस मिल चुका है। सो यही पॉइंट जो है वो 3 सेंटीमीटर का है। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मैच मीन्स मिलाएंगे जब, तो ये हाइपोटेनियस हम लोगों को देगा। एंड ये हाइपोटेनियस जो होगा वो √6 यूनिट का होगा। सो √6 यूनिट हम लोगों ने बना लिया। अब इसको हम लोगों को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का भी आप लोगों को तरीका अब तो पता हो गया होगा। इस √6 यूनिट को रेडियस मानते हुए हम लोगों को एक आर्क बनाना है। एक आर्क बनाएंगे अब हम लोग, जो कि नंबर लाइन को कहीं ना कहीं पे कट करेगा, और जिस पॉइंट पे ये कट करेगा वो पॉइंट √6 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा।